देखो है हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमने पहले पढ़ा, जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है कम्प्लीटली, जो भी हमने खरीदते टाइम जो भी हमारा होता है प्राइस वही होता है, और डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो इसमें से जब हम डिप्रिसिएशन जो हमारा 3000 था उसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट 2000 आ जाएगा। ओके, आगे क्या हमारा? आगे हमारा डिप्रिसिएशन। हम देखेंगे डिप्रिसिएशन क्या है। डिप्रिसिएशन रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड एबॉल्सेंस। तो देखो कोई भी चीज़ जब हम कोई भी मशीन वगैरह खरीदते हैं तो ऐसा नहीं है ना कि वो कंटिन्यू वैसे ही चलेगा। जैसे कि कोई कार जब हमने 5000 की खरीदी तो ऐसा होगा नहीं ना कि 2 साल बाद 3 साल बाद उसका जो प्राइस होगा वो उतना ही रहे जितना का हम खरीदे थे, वो चेंज होगा, उसमें कुछ चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे डिप्रिसिएशन। रिफर्स टू फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम एंड एक्सपेक्टेड एबॉल्सेंस, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड। जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स है और जितने साल तक वो यूजफुल रहा है, जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमारा निकल जाएगा? डिप्रिसिएशन निकल जाएगा। ओके, आगे हम क्या देखेंगे? आगे हमारा 2.2 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड मेथड ऑफ सर्कुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे? 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो है हमारी जो प्रोडक्शन होता है उस टाइम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं हमारी? तो उस टाइम में ह्यूमन लेबर होता है, बहुत सारे लेबर्स होते हैं, कैपिटल होता है, इंटरप्रेन्योरशिप होता है, फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज, कोई लैंड होता है, ठीक है। अब इनके लिए जो ह्यूमन लेबर होता है उनको क्या मिलता है? वेज, कैपिटल को इंटरेस्ट, प्रॉफिट इंटरप्रेन्योरशिप को, और रेंट लैंड को, लैंड ओनर को। ओके, तो ये हमारा क्लियर हो चुका है। लेबर, ह्यूमन लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट, इंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट, एंड फिक्स्ड नेचुरल रिसोर्सेज लैंड को रेंट। ओके, ये क्या है? 4 काइंड्स ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। अब देखो ये एक हमारा क्या है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन सिंपल इकोनॉमी। सिंपल इकोनॉमी में क्या होता है? सर्कुलर फ्लो होता है इनकम का। ये हमारा फॉर्म है और ये हाउस होल्ड्स है। तो आप देखोगे इसमें क्या देखोगे कि जो भी पैसे फर्म्स ने प्रोडक्ट्स पे लगाए थे वो वापस घूमकर किसके पास आएगा? फर्म के पास आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज किसको देता है? हाउस होल्ड्स को देता है। और हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड्स इस पे मनी खर्च करता है। देखो स्पेंड कर रहा है ना मनी, किस पे? फर्म पे। मतलब फर्म जो भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो पैसे किसको मिल रहा है? फर्म को मिल रहा है, और फर्म उसको क्या दे रहा है? गुड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर मेथड, खर्च हो रहा है। ओके, आगे क्या हमारा? ये जो हमारा पॉइंट बी है ये क्या है? प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्ट दिया जा रहा है। आगे जो है हमारा वो है फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स। भाई फैक्टर सर्विसेज, जब फैक्टर सर्विसेज काम करती है तो क्या होगा? वहाँ पे फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स भी होंगे। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स मतलब वेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ये सब क्या है? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स हैं। तो फर्म क्या करती है? सबको फैक्टर्स ऑफ पेमेंट्स सबको पे करती है, उसको जो भी पैसे मिलते हैं ना वो सबको पे भी करती है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज, तो यही था हमारा। देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी है, जो ये है द इंटायर इनकम ऑफ द इकोनॉमी देयरफॉर कम्स बैक टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रेवेन्यू। हाँ, तो जो भी इनकम होता है इकोनॉमी में और जो भी खर्च होता है, जो भी प्रोड्यूसर होता है उसको जो भी खर्च होता है किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में, वो सब उसी के पास वापस घूम कर आता है। किस फॉर्म में? सेल्स रेवेन्यू के फॉर्म में। ओके, यहाँ तक भी सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे। आगे हमारा कुछ है जो ये है प्रोड्यूसर्स, जिसको हम फर्म्स भी बोलते हैं, एंड हाउस होल्ड्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी। Households give factors of production to a firm and firm in turn supply goods and services to the households। तो क्या करता है? जो हाउस होल्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसको देता है? फर्म को देता है, और फर्म उसको क्या सप्लाई करता है? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, वही चीज़ें जो हमने पहले पढ़ी है। और जो प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड्स है वो 2 सेक्टर है किसके? इकोनॉमी के। तो देखो सिंपल है भाई, अगर हमारे पास हाउस होल्ड्स मतलब हम सब हाउस होल्ड्स हैं, कंज्यूमर हैं, तो अगर कोई प्रोडक्शन करने वाला हो ही ना तो हमारे पास कहाँ से आएगा? और अगर सिर्फ प्रोडक्शन करने वाला कोई है और कोई हाउस होल्ड कोई खरीदने वाला है ही नहीं तो फिर प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो यही क्या हमारा 2 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आगे देखो क्या हमारा द प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। अब हम क्या पढ़ेंगे? प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड क्या है? वी कैलकुलेट द एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। जो भी हमारे एग्रीगेट एनुअल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैलकुलेट करने को हम क्या कहते हैं? उसको प्रोडक्ट मेथड कहते हैं। आगे क्या हमारा? आगे है the term that is used to denote the net contribution made by a firm is called its value added। तो अब देखो वैल्यू एडेड को हम कैसे पढ़ेंगे?
ऐसा टर्म जो क्या करता है, जो नेट कंट्रीब्यूशन जो एक फर्म के द्वारा दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड। ओके, तो हमारा टोटल प्रोडक्शन हो गया, इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और ये वैल्यू एडेड है। ये फार्मर है और ये बेकर है, मतलब दो लोगों को हम लेकर के चल रहे हैं। फार्मर क्या करता है, टोटल प्रोडक्शन 100 करता है, इंटरमीडिएट गुड 0 है इसका, क्योंकि ये कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करता है, तो इसका क्या है, इंटरमीडिएट गुड कुछ भी नहीं यूज़ हुआ है, तो वैल्यू एडेड क्या है इसका, 100 है कम्प्लीटली। बेकर क्या है, बेकर के पास देखो 200 क्या है, टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 50, मतलब कि फार्मर से ये क्या कर रहा है, 50 kg हम बोल सकते हैं, 50 kg अगर खरीद रहा है गेहूँ, तो ये क्या हो गया, इसका इंटरमीडिएट गुड हो गया। ओके, तो अब इसका वैल्यू एडेड कैसे निकलेगा, तो इसका वैल्यू एडेड देखो, अगर हम इसको इसमें ऐड कर देते हैं तो सिंपल सी बात है, फाइनल गुड्स हमारे कैसे आते हैं, सारी चीज़ों को जो भी इंटरमीडिएट गुड्स ऐड होते हैं, मतलब जो भी इंटरमीडिएट गुड्स हैं सबको ऐड करके हमारा जो फाइनल है वो निकलता है। तो अगर हम कोई इंटरमीडिएट गुड को अगर दोबारा जोड़ देंगे तो क्या होगा, वो दोबारा हो जाएगा ना, तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पे माइनस कर देंगे हम 200 में से 50, 150 हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वैल्यू एडेड बेकर के लिए। Hence aggregate value of the goods produced by the simple economy is stress 100 plus stress 150 is equal to 250. The value added of a firm is distributed among its 4 factors of production, namely labor, capital, entrepreneurship and land. तो इसके जो भी इसको मिलता है, जो भी मतलब वैल्यू एडेड जो भी मिला इसको, ये सारी चीज़ें जो भी इसको मिली बेचने के बाद, तो वो क्या करता है, उसके जो भी होते हैं फैक्टर्स, 4 फैक्टर्स हैं, उन सब में ये क्या करता है, बांट देता है, डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, क्योंकि भाई जो भी काम कर रहा है उसको तो चाहिए ही चाहिए, जो लैंड कॉर्नर है उसको भी रेंट चाहिए, तो वो सब में बढ़ जाता है। वी कैन इंट्रोड्यूस मोर प्लेयर्स इन द चेन ऑफ प्रोडक्शन इन द एग्जाम्पल एंड मेकिंग इट मोर रियलिस्टिक एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो हाँ, बहुत सारी चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, और जब ये सारे फैक्टर्स और सारे फैक्टर्स ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। तो ये बहुत सिंपल था। आगे देखो, आगे क्या हमारा, आगे हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या है, इफ़ वी इंक्लूडेड डिप्रिशिएशन इन वैल्यू एडेड देन द मेजर ऑफ वैल्यू एडेड दैट वी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जब वैल्यू एडेड में डिप्रिसिएशन ऐड हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, आगे देखो, आगे क्या हमारा, नेट वैल्यू एडेड। If we deduct the value of depreciation from gross value added, we obtain net value added. तो क्या होता है, जब हम वैल्यू जो हमारे पास ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें से हम वैल्यू ऑफ डिप्रिशिएशन को डिडक्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारा नेट वैल्यू एडेड आ जाता है। ठीक है, इसमें इंक्लूड करते हैं और इसमें डिडक्ट करते हैं, मतलब हटा देते हैं। आगे क्या हमारा, आगे है इन्वेंट्री। इन इकोनॉमिक्स द स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स or semi-finished goods or raw materials which a firm carries from one year to the next is called inventory. तो हमारी इकोनॉमिक्स में जो भी स्टॉक है, जो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स होता है, मतलब बच जाता है, ऐसा थोड़ी है कि मार्केट में जो भी चीज़ लेकर के जाते हैं वो सारी बिक जाती है, कुछ बच भी जाती है, फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स, जिसको फर्म क्या करता है, 1 साल से दूसरे साल तक उसको कैरी करता है, मतलब कि आज इस साल में बिका हुआ तो वो उसको अगले साल भी बेचता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखो इन्वेंट्री आगे क्या है। इन्वेंट्री आर ट्रीटेड एज कैपिटल। इन्वेंट्री कैपिटल एज अ कैपिटल भी ट्रीट किया जाता है। एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल ऑफ अ फर्म इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारा स्टॉक ऑफ कैपिटल होता है फर्म का, ठीक है, उसमें जो भी चीज़ें हम ऐड करते हैं वो क्या होता है, वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट ही तो करते हैं हम। अब देखो, इन्वेंट्रीज तो हमने पढ़ ली कि जो भी फिनिश्ड गुड्स का स्टॉक बच जाता है, जिसको फर्म क्या करता है, 1 साल से दूसरे साल तक कैरी करता है, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्रीज कहते हैं। अब या तो वो अनप्लान्ड हो सकता है या फिर प्लानिंग के थ्रू भी हो सकता है। तो अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन में क्या होता है कि जिसकी प्लानिंग, मतलब जिसमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी कि हाँ ऐसा होगा, मतलब जैसे कि हम कोई भी चीज़ लेकर के जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए अगर, तो हम ये सोच करके हो सकता है लेकर गए हो कि नहीं बचेगा, मतलब हमारे पास, हम सारा बेच देंगे, तो वो क्या होगा, वो एक प्लानिंग के साथ हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते नहीं हैं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं कि हमारे पास सारे स्टॉक मतलब कुछ स्टॉक रह जाएंगे, और वो क्या होता है, वो रह जाता है। जैसे कि पढ़ लो, इन द केस ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड फॉल इन सेल्स। जब क्या होता है, हमारे पास अनएक्सपेक्टेड फॉल्स हो जाते हैं, मतलब कि हमने सोचा भी नहीं होता है कि इतना हमारे सेल्स में फॉल होगा, और उतना फॉल हो जाता है। द फर्म विल हैव अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड्स विच इट हैड नॉट एंटिसिपेटेड। तो फर्म के पास क्या होता है, अनसोल्ड स्टॉक बच जाते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, वो होता है हमारा अनप्लान्ड एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो रहा है,
बिना प्लानिंग के साथ, बिना एक्सपेक्ट किए हुए। और अनप्लान डेक्यूमुलेशन मतलब कि हम कोई चीज़ मार्केट में लेकर गए, जैसे देखो इन केस वेयर देयर इज़ अनएक्सपेक्टेड राइज इन द सेल्स, जब क्या होता है अनएक्सपेक्टेडली जो हमारी सेल्स होती है उनमें राइज हो जाता है। जैसे कि मतलब ऐसा होता है ना कि कोई दुकान है जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें, जो भी सामान है वो बहुत ज़्यादा बिक रही है, होता है ऐसा, तो वो क्या हो गया, वो अनप्लान डेक्यूमुलेशन हो सकता है। मतलब कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मेरी सामान इतना बिकेगी और वो बिक रही है, तो वो क्या हो गया, अनप्लान डेक्यूमुलेशन। ठीक है, और वैसे ही होता है प्लानिंग के साथ एक्यूमुलेशन, और वैसे ही होता है प्लानिंग के साथ डेक्यूमुलेशन। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे देखो हमारा क्या है, तो आगे आगे हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देख लो। इफ वी सम द ग्रॉस वैल्यू एडेड of all the forms of the economy in a year, we get a measure of the value of aggregate amount of goods and services produced by the economy in a year। पूरे साल में जो भी चीज़ें हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है, हमारी कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, उन सबको जब हम ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा क्या निकल के आता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी का भाई तो सबने नाम सुना होगा, कुछ लोग होंगे जिनको ये जो फॉर्मूला है वो भूल गए होंगे, तो याद कर लो। अब जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल फर्म्स। ठीक है, ये हमारा जो है वो समेशन का साइन है। तो अब ये आगे हमारा ये बहुत ज़्यादा चलने वाला है, तो चलो आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है हमारा। एक्सपेंडिचर मेथड देखो क्या होता है, द मेथड टू कैलकुलेट जीडीपी बाय लुकिंग एट द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स इज रेफर्ड एज एक्सपेंडिचर। डिमांड साइड, जिसमें कि सिर्फ डिमांड साइड को जब कैलकुलेट करते हैं वो होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। और आगे जाकर के हम क्या देखते हैं, आगे जाकर हम ये देखेंगे कि जो हमारा जीडीपी है उसके इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड भी आने वाला हमारा। ठीक है, देखो द सम टोटल ऑफ द रेवेन्यूज दैट आर फॉर्म अर्न्स इन गिवन बाय, जो भी रेवेन्यूज जितने भी मतलब टोटल रेवेन्यूज ऐड करना है। ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड को लेकर हम चल रहे हैं, जिसमें क्या आता है, डिमांड साइड होता है इंक्लूडेड। तो ये क्या हमारा टोटल रेवेन्यू है, दिख रहा है, सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, सम ऑफ टोटल फाइनल कंजम्पशन, देखो CI से डिनोट किया गया है, इन्वेस्टमेंट II, गवर्नमेंट GI एंड एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय फर्म I। तो ये हम ऐसे क्या निकालते हैं, टोटल रेवेन्यू हमारा निकलेगा सम ऑफ टोटल रेवेन्यू, ये हो गया हमारा फॉर्मूला इसका, CI प्लस II प्लस GI प्लस XI। ठीक है, इन सबको यहाँ पे लिख दिया है मैंने, आप अच्छे से पढ़ लो। अगर यहाँ पे नहीं अच्छे से दिख रहा होगा तो जाकर के इंस्टाग्राम पे ज़रूर देख लेना, सारा मिल जाएगा। और पढ़ने के बाद बहुत ईजी लैंग्वेज है, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अभी और आगे चलने वाला है, ये तो हमारा हो गया टोटल रेवेन्यू सिर्फ। ठीक है, अब आगे देखो आगे क्या है हमारा, अब ये पूरे फर्म का निकालेगा। जैसे कि ये तो एक इंडिविजुअल फर्म का था टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब बहुत सारे फर्म को लेकर के चलते, तो ये बहुत सारे हमारे एन फर्म्स हैं। ओके, तो अब हमारे बहुत सारे एन फर्म्स का समेशन है, उनकी टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे हम, तो वैसे ही सिंपल, ये जो हमारा है RVI, इसकी जगह हम क्या करेंगे, आर नहीं लिखेंगे, जो हमारे ये है CI वो हम लगाएंगे प्लस में, फिर ये पूरा लिखेंगे, और II ये हमारा किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ये डिनोट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ RVI था, ठीक है, इतना था तो सिर्फ एक इंडिविजुअल को, और ये जब पूरा आ गया तो क्या कर रहा है, ये बहुत सारे फर्म को डिनोट कर रहा है। तो वैसे ही क्या होगा, बहुत सारा फाइनल कंजम्पशन, जब हम ऐसे लिख देंगे इसको तो बहुत सारा फाइनल कंजम्पशन आएगा, और फिर ये लगा करके जब हम लिखेंगे तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट भी आएगा। मतलब वैसे ही लिखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, पूरा ये एन फॉर्म्स को निकल जाएगा। अब ये पढ़ लो, जो लिखा हुआ है वो पढ़ लो पहले। सम टोटल ऑफ फाइनल कंजम्पशन, सम टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम टोटल ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपोर्ट्स एक्सपेंडिचर रिसीव्ड बाय ऑल द फर्म्स इन द इकोनॉमी। समझ में आ गया सबको कैसे लिख लेना है? और अगर वो भी ना समझ में आया तो एक बार बुक खोल कर देख लेना, मतलब समझ में तो आ गया होगा मेरे ख्याल से। नहीं समझ में आया तो चलो लिख भी देती हूँ मैं। ऐसे करके जब लिखोगे एन आई इज इक्वल टू 1 और ये हो गया CI प्लस आई, मतलब ये इसके साथ, ये जैसे इसके साथ लगा वैसे इसके साथ लगाओ, वैसे इसके साथ लगाओ, तो पूरा आगे चलते जाएगा। ठीक है, अब चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, अभी तो एक्सपोर्ट्स की बारी चल रही थी ना हमारी, एक्सपोर्ट्स का हमने पढ़ा। अब इम्पोर्ट की बारी है। लेट्स सी बी एग्रीगेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ द इंटायर इकोनॉमी। सी हमारा क्या है, फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का। नोटिस दैट अ पार्ट ऑफ सी इज स्पेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ द कंजम्पशन। अब हम इम्पोर्ट्स भी कंजम्पशन करते हैं, इम्पोर्ट का भी कंज्यूम करते हैं, तो अब सी का एक पार्ट किसके ऊपर करेंगे, इम्पोर्ट्स ऑफ कंजम्पशन पे। तो गुड्स हमारा क्या है, सी इज इक्वल टू क्या हमारा समेशन ऑफ CI प्लस CM। ये हमारा जो CM है वो किसको डिनोट कर रहा है, एक्सपेंडिचर ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, आगे क्या हमारा,
आगे जब हमारा ये निकालेंगे हम समेशन ऑफ सी आई, तो क्या हम करेंगे, ये जो हमारा गुड्स है उसमें से किसको करेंगे हम माइनस, उसमें से जो हमारा इम्पोर्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ गुड्स है उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली हम इन्वेस्टमेंट के साथ करेंगे, देखो पढ़ते जाओ आप लोग, देख लो क्या है, दैट पार्ट ऑफ एग्रीगेट फाइनल इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे पूरे इन्वेस्टमेंट में से इम्पोर्ट वाले इन्वेस्टमेंट को। वैसे ही पूरे गवर्नमेंट वालों में से किसको करेंगे, जो हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है कहाँ पे, इम्पोर्ट में हो रहा है, गवर्नमेंट से जो एक्सपेंडिचर खर्च हो रहा है जो भी, तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसको देखो सॉल्व करते हैं, क्या आता है हमारा, इसके इज इक्वल टू ये आया, इसके इज इक्वल टू ए आया, और इसके इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, ठीक है, आ गया। अब सब्सटीट्यूट करेंगे इन इक्वेशंस को, तो देखिए कैसे आएगा, ये हमारा था, ठीक है। अब इसके इज इक्वल टू में क्या था हमारा, देखो इसके इज इक्वल टू मैंने बताया था कि आप ऐसे लिख सकते हो, प्लस में ये लिख सकते हो, प्लस में ये लिख सकते हो, जब हम बहुत सारे फॉर्म्स की बात कर रहे हो तो। और जब हमारी पूरी इंटायर इकोनॉमी की बात आती है तो हम क्या करेंगे, पूरे फॉर्म्स की बात तो करेंगे, कोई एक इंडिविजुअल की तो बात नहीं करेंगे। तो इसकी जगह पे अब हम इसका इज इक्वल टू में क्या लिखेंगे, इसको ये प्लस ये, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या आ गई है, सी माइनस सी एम, इसकी वैल्यू आई माइनस आई एम, और जी माइनस आई एम, ये हमारा आ गया। प्लस अब हमारा जो बचा हुआ है वो क्या है, वो है पूरा इंटायर इकोनॉमी का एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमने एक्सपोर्ट भी लिख लिया। अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब हम कॉमन लेते हैं, जो सी है हमारा और आई है और जी है उसको हमने कॉमन लिया, प्लस ये लिखा, उसके बाद जो भी हमारा ये सी एम इनको ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। तो ये हमारे आ गए ब्रैकेट में, और ये जो है हमारा, ये तो हमारा आ गया सी आई जी, और ये जो हमारा ये इसको एक्स हम लिख सकते हैं, ये पूरे इंटायर का हो गया, ये अकेले का हो गया। तो एक्स क्या हो गया हमारा, एक्सपोर्ट को डिनोट करता है, और ये जो है हमारा वो किसको डिनोट करता है, वो इम्पोर्ट को डिनोट करता है। देखो इधर एक्स इज इक्वल टू ये समेशन ऑफ, तो क्या हमारा डिनोट्स एक्सपेंडिचर बाय द फॉरेनर्स ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ द इकोनॉमी। जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं, तो देखो हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो हमारी इकोनॉमी में, हमारी जीडीपी में ऐड होता है। कैसे ऐड होता है, एक्सपोर्ट कहाँ से होता है, हमारी कंट्री से होता है, वो गुड्स कहाँ बना होता है, हमारी कंट्री में। तो जो भी फॉरेनर उसे खरीदेगा तो पैसा किसके पास आएगा, हमारे पास आएगा ना, इसलिए वो हमारी जीडीपी में ऐड होता है। और कोई भी अगर बाहर की कंट्री है और वहाँ से हम कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं और उसको खरीदते हैं, तो क्या होगा, वो पैसा किसके पास जाएगा, दूसरी कंट्री के पास जाएगा। तो उसको हम ऐड नहीं करते, उसको हम एक्सपोर्ट में से माइनस कर देते हैं, फिर हम सारी चीज़ों को जीडीपी में ऐड करते हैं। ओके, समझ में आ गया सबको कैसे करते हैं इसको। और ये चीज़ ये जान लो कि जो भी चीज़ें हमारी मेड होती है, हमारी कंट्री की मेड होती हैं, तो उसको जब हम ज़्यादा से ज़्यादा बाई करते हैं तो हमारी जो जीडीपी होती है वो ग्रो करती है, ठीक है। तो अब देख लो हमारा जो एम है वो क्या है, इज़ द एग्रीगेट इम्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर इनकोड बाय द इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या है हमारा इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर है, एम से डिनोट किया, और एक्स से किसको डिनोट किया हुआ है, एक्सपेंडिचर बाय फॉरेनर्स ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम इसी को बढ़ाने वाले हैं। We know GDP is equal to sum total of all final expenditure received by the firms in the economy. Final expenditure, total of final expenditure को हम क्या कहते हैं, GDP होता है हमारा। तो अदर वर्ड्स में हमारा GDP इज इक्वल टू ये आ गया हमारा, और ये इज इक्वल टू ये आ गया। तो हमारा GDP का ये फॉर्मूला हो गया ना, क्लियर हो गया सबका। अगर क्लियर हो गया होगा तो फिर देख लो सिंपल है, ये जो हमारा है वो टोटल जितने भी फॉर्म्स है वो सबकी रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू जीडीपी इज इक्वल टू वही होगा, और इसके इज इक्वल टू हमारा ये है, तो सिंपल है, तीनों एक दूसरे के इक्वल हो गया। अब देखो इनकम मेथड से निकालेंगे, हमारा जो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड था वो खल्लाश हो गया, एकदम खत्म। द सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर्स इन द इकोनॉमी मस्ट बी इक्वल टू द इनकम्स रिसीव्ड बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टेकन टुगेदर। तो देखो जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर्स हैं इकोनॉमी में वो किसके इक्वल है, मस्ट बी इक्वल टू द इनकम्स रिसीव्ड बाय द ऑल फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हैं जो हमारे कौन थे, ह्यूमन लेबरर्स थे, इंटरप्रेन्योर्स थे, उसके अलावा जो लैंड था हमारा जो रेंट पे चल रहा था, और देखो इंटरेस्ट जो इन्वेस्टमेंट था शायद, हाँ, तो ये सारी चीज़ें थी। तो इन सब के बराबर क्या आता है हमारा जो फाइनल एक्सपेंडिचर जो हमने निकाला ना, ये जीडीपी आप बोल सकते हैं, या फिर सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस ए, ये हमारे किसके इक्वल टू आएगा, जो भी हमारे इनकम्स रिसीव करने वाले हैं उनके बराबर आएगा। देखो कैसे आएगा, एम से हम डिनोट करेंगे नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स को, जितने भी हाउस होल्ड्स हैं इकोनॉमी में, डब्ल्यू आई से वेजेस को, पी आई ग्रॉस प्रॉफिट, आई एन आई इंटरेस्ट पेमेंट्स, और आर आई रेंट्स, ठीक है। तो अब कैसे निकलेगा जीडीपी, हमने देखा प्लस करते हैं इसको ना, टोटल करना
कैसे करेंगे टोटल, प्लस करेंगे तभी निकलेगा। तो हमने सबको प्लस कर दिया, सबका समेशन जितने भी नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स है सबको यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर जितना भी वेजेस हो रहा था इंटायर इकोनॉमी का उसको कर दिया। तो सिंपल इसको कैसे लिखेंगे, इसको अगर हम कॉमन ले लेते तो ये हो जाएगा WP, IN और R। GDP इज इक्वल टू ये आ गया। तो अब देखो सिंपल है, देख लो इधर देख लो, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है। GDP इज इक्वल टू ये ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये हमारा, ठीक है, ये भी याद रखना है, समेशन ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। GDP इज इक्वल टू होता है, उसके इज इक्वल टू क्या होता है, C + I + G + X - M इज इक्वल टू W + P + IN + R। ओके, अब देखो अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया होगा तो फिर से देख लो। ऑल 3 मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग GDP गिव्स अ सेम आंसर। कोई भी मेथड लगाओ, चाहे आप कौन सा मेथड लगाओ, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, कोई भी मेथड लगाओ, इसमें क्या आएगा, GDP इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडेड, GDP इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मेथड वाला फॉर्मूला, GDP इज इक्वल टू इनकम मेथड वाला फॉर्मूला, सब इक्वल टू आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब देखो हम बनाएंगे तीनों मेथड से, हम पहले एक एक करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल, सेल्स 50, फर्म ए का, फर्म बी का 200, इंटरमीडिएट वैल्यू फर्म ए का 0 चल रहा है और फर्म बी का 50, और जो हमारा वैल्यू एडेड है वो कितना है इसमें 50 और यहाँ पे 150। ओके, वैल्यू एडेड मेथड का हम फॉर्मूला जो है वो क्या है, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू एडेड मेथड में जो भी चीज़ें हमारे पास होती है उसमें से हम किस चीज़ को माइनस करते हैं, इंटरमीडिएट गुड को माइनस कर देते हैं। वहाँ पे भी जो हमारा वीट और वीट के बाद हमारा कौन सा फॉर्मूला था, ब्रेड का फॉर्मूला था, बेकर वाला, ठीक है। तो देख लो, जो हमारा फॉर्म ए है वीट वाला, उसमें इंटरमीडिएट गुड 0 था, 0 माइनस करेंगे 50 आ जाएगा हमारा वैल्यू एडेड। जो फॉर्म हमारा बी है उसका जो टोटल सेल्स है वो कितना है 200, और इंटरमीडिएट गुड माइनस करते हैं हम 50 तो कितना आएगा 150, उसमें भी हमारा आया था 150। तो फॉर्मूला पहले मैंने लिखा नहीं था, लेकिन यहाँ पे देख लो फॉर्मूला क्या होता है वैल्यू एडेड मेथड का, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स। ओके, अब आ गया, बहुत आसान है। अब GDP निकालो इन दोनों से, GDP कैसे निकलेगा भाई, दोनों को ऐड करना पड़ेगा तब तो आएगा GDP। तो दोनों को ऐड करके देखो 200 आ गया, ठीक है। फाइनल यही है ना हमारा, फाइनल 200, ठीक है, हो गया 200। अब एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल कर देखो, सम ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर, जो भी फाइनल एक्सपेंडिचर हमारे आते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर ऐसे ही तो आएगा, फाइनल हमने पिछले वाले में भी निकाला था, जो भी हमारे पास है सबको जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद कितना आएगा देख लो, यहाँ पे 150 है ना, 150 और ये 50 बचा हुआ, दोनों को जोड़ो कितना आएगा 200 आएगा ना, फाइनल कितना हो गया 200। एक्सपेंडिचर भी आ गया हमारा, वैल्यू एडेड और एक्सपेंडिचर सेम आ चुका है। अब इनकम मेथड में आओ, इनकम मेथड में देख लो, अब इसमें इनकम मेथड में क्या है, हमें इनकम सबको शेयर करना है ना, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो जो भी फैक्टर्स ऑफ इनकम है, पहले में कितना है, फर्म ए का 50 है, 50 रुपये वो कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसको 50 रुपये एज अ रेवेन्यू मिल रहा है। तो 50 रुपये में वो क्या करता है, फर्म ए 20 रुपये अपने वर्कर्स को देता है एज अ वेजेस और 30 रुपये एज अ प्रॉफिट रखता है, ठीक है। फर्म बी क्या करता है, 60 एज अ वेजेस और 90 एज अ प्रॉफिट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऐड करेंगे, 50 और 20 हमारा कितना हो जाएगा 80, और 60 और 90 हमारा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, हमारे जो वेजेस हैं उनको हम साथ में ऐड करेंगे, वेजेस हमारे साथ में ऐड होंगे तो हमारे 80 हो गए, और जो हमारा क्या है प्रॉफिट है 30 और 90, तो 30 और 90 को हम जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा 120, तो हमारा कितना आ गया इनकम 200। तो आपने देखा फॉर्म जो हमारा वैल्यू एडेड मेथड था, एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड, तीनों क्या आ गया एक दूसरे के इक्वल। और ये चीज़ हमने देखी थी कि जो GDP का जो तीनों हमारे हैं फॉर्मूले, वो तीनों क्या करते हैं, सेम आंसर देते हैं। अब हो गए कन्फर्म, समझ में आ गया होगा, अब तो सबको आ गया होगा आई थिंक। अब देखो आगे क्या है हमारा, आगे हमारा फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइसेस एंड मार्केट प्राइसेस। ओके, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है भाई, इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या करता है, कौन सा पेमेंट रखता है, कौन सा पेमेंट इंक्लूड करता है, जो भी प्रोडक्शन में ऐड होते हैं उनको। इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स, इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो भी पेमेंट होता है सिर्फ वो इंक्लूडेड होता है फैक्टर कॉस्ट में। और क्या कर सकते हैं, फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट विच मैन्युफैक्चरर हैड टू इन्वेस्ट इन प्रोडक्शन ऑफ अ गुड और कमोडिटी। और क्या कर सकते हैं हम, फैक्टर कॉस्ट को क्या बोल सकते हैं, जो भी टोटल अमाउंट है जो क्या करता है, मैन्युफैक्चर इन्वेस्ट करता है किसी भी चीज़, किसी भी गुड्स और कमोडिटी के प्रोडक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट कहते हैं।
अगर मेरे बोलने से समझ में नहीं आ रहा होगा तो लैंग्वेज इतना सिंपल है कि ये तो एकदम अच्छे से आ गया होगा। देख लो एक बार, नहीं आ रहा होगा तो वो भी आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि नहीं आ रहा है। बेसिक प्राइस क्या है? विल इंक्लूड प्रोडक्शन टैक्सेस एंड इंक्लूड प्रोडक्शन सब्सिडीज अवेलेबल ऑन द कमोडिटी। इसमें कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती है भाई? तो इसमें देखो प्रोडक्शन टैक्सेस, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस या फिर कोई भी टैक्स ऐड नहीं होता है, लेकिन बेसिक प्राइस में ऐड होता है, ठीक है। और इसमें जो सब्सिडीज होती है वो एक्सक्लूडेड होती है, वो नहीं होती है इसमें ऐड। आगे देखो मार्केट प्राइस है हमारा, इज द प्राइस दैट कंज्यूमर्स विल पे। जो भी हम कंज्यूमर्स है, जो कंज्यूम करते हैं गुड्स को, वो पे करते हैं फॉर द प्रोडक्ट व्हेन दे परचेज इट फ्रॉम द सेलर। मार्केट प्राइस तो सबने पढ़ रखा है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। मार्केट प्राइस क्या होता है? जो भी चीज़ हम मार्केट से खरीदते हैं जिस प्राइस में, वो क्या होता है? हमारा मार्केट प्राइस होता है, ठीक है। अब देखो 2.3 क्या है हमारा? 2.3 है सम मैक्रो इकोनॉमिक्स आइडेंटिटीज़। अब भाई इसकी आइडेंटिटीज़ भी देख लो। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ओके। और जीएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो भी इनकम हमारे अब्रॉड से होते हैं, जो भी हमारे गुड्स अब्रॉड में होते जाते हैं, वहाँ से जो भी इनकम हमें होता है उसको किसके साथ प्लस करेंगे? जीडीपी के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारा? जीएनपी। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है भाई? वो भी देख लो। Factor income earned by the domestic factors of production employed in the rest of the world minus factor income earned by the factors of production from the rest of the world employed in the domestic economy, ठीक है। एनएनपी क्या है देख लो। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी क्या हमारा? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। उसमें से किसको माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन को। तो क्या आ जाएगा हमारा? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। आगे देखो, आगे मैंने कुछ लिखा हुआ है जो कि ज़रूरी है। एनआई जिससे डिनोट किया गया है नेशनल इनकम को, पीआई पर्सनल इनकम, यूपी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स और पीडीआई पर्सनल डिस्पोजल इनकम, ठीक है। आगे देखो क्या है? बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स क्या है? नेशनल इनकम तो भाई जीडीपी जो हमारा है वही हो गया। पर्सनल इनकम, एक पर्सनल का इनकम जो हो गया वो हो गया। इंडिविजुअल का इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट्स किसी भी वो को हो रहा है, मतलब जो भी प्रोड्यूसर अगर उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है और उसको वो एज अ वेजेस और कुछ करके वो नहीं देता है तो उसको क्या कहते हैं? वो हो गया हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और पीडीआई इसका कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप बुक में जाकर के देख लेना क्या फॉर्मूला दिया हुआ है। मेरे ख्याल से उसका जो फॉर्मूला है वो है नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस, ठीक है। इसका ये फॉर्मूला है। तो भाई आगे देखो, आगे क्या हमारा? बेसिक नेशनल इनकम एग्रीगेट्स। बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेगा? देखो फॉर्मूला दिया हुआ है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, ओके। ये फॉर्मूला है, सब लोग याद कर लेना। इससे ज़्यादा तो मैं इसमें नहीं कुछ बता सकती हूँ। देखो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब एनडीपी एमपी इज इक्वल टू क्या होता है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। और क्या है? एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है एनडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? जीएनपी मतलब क्या होता है? जीएनपी मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इसको क्या करते हैं हम, कैसे निकालते हैं? जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस एनएफआईए ऑल द फाइनल गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो भी इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, जो रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया प्रोड्यूस करते हैं फाइनल गुड्स, वो है। आगे क्या हमारा? आगे देखो है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसके इज इक्वल टू में क्या होता है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दोनों प्रोडक्शन नहीं होगा। आगे देखो क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन, ओके। एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस एनएफआईए, ओके। आगे क्या है? जीवी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस
होता है जीवी एट बेसिक प्राइसेस क्या होता है, जीवी एट मार्केट प्राइसेस माइनस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस। जीवी एट फैक्टर प्राइसेस क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, जीवी एट बेसिक प्राइसेस माइनस नेट प्रोडक्शन टैक्सेस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा चल गया, याद कर लेना इसको, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है और जो बुक है उसमें भी इसके बगल में इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिखा हुआ है, तो आप उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, इसके फॉर्मूलेज जो है, फॉर्मूला जो होगा वो उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया होगा, तो वो अच्छे से थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, और ऐसे भी आई होप आ ही गया होगा। 2.4 क्या है, नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। अब देखो जीडीपी के दो फॉर्म आ गए भाई, एक नॉमिनल है एक रियल है। अब देखो नॉमिनल जीडीपी को हम यहाँ पे जीडीपी कैपिटल लेटर, और जो रियल जीडीपी है उसको जीडीपी स्मॉल लेटर। ठीक है, तो जो इसका हम रेशियो निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं, जिसको निकाला कैसे जाता है, इन दोनों को लिख दो, इंटू 100 कर दो, एक दूसरा है, समटाइम इसको ऐसे भी यूज़ किया जाता है परसेंटेज में निकालने के लिए, अदरवाइज आप ऐसे भी करके निकाल सकते हो। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर आ जाएगा। अब रियल जीडीपी जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइस, मतलब इसके प्राइसेस ना, मतलब जहाँ पे प्राइसेस चेंज नहीं हो रहे। जैसे कि देखो 2000 में 2000 सन 2000 की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे जो हमारी ब्रेड थी वो 10 रुपये की थी मान लो, और प्रोडक्शन कितना हो रहा था पर ईयर, 100 ब्रेड्स का हो रहा था। ठीक है, तो 100 × 10 करेंगे 1000 आ गया हमारा टोटल जीडीपी। और 2001 में क्या हो गया भाई, तो जो हमारा ये है वो 110 हो गया प्रोडक्शन, और जो प्राइसेस है वो बढ़ गए, प्राइसेस 15 कर दिए, तो अब कितना आ जाएगा, अब ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या हो गया, प्राइसेस जहाँ पे बढ़ गया, और ये जो होता है हमारा करंट जीडीपी होता है, नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे हम, रियल जीडीपी में प्राइसेस वही रहता है हमारा, जो पिछले ईयर का जो हमारा प्राइसेस है बेस, जो प्राइसेस बेस है उसको हम इसमें ऐड करते हैं, और जो हमारा करंट होता है प्राइस उसको हम क्या करते हैं, उसको हम जब निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, तो क्या होता है हमारा, वो नॉमिनल जीडीपी होता है। ठीक है, अब देखो आगे क्या है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है भाई, तो ये भी अनदर वे है किस चीज़ को मेज़र करने के लिए, मेजर चेंजेस ऑफ प्राइसेस इन एन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी में प्राइस चेंजेस होते हैं उनको मेजर करने के लिए ये अनदर वे है। कौन सा, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, अब है होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई, वो क्या होता है, यूज टू मेजर एवरेज चेंज इन प्राइस इन द सेल ऑफ गुड्स। अब देखो यहाँ पे बल्क ऑफ गुड्स, क्योंकि होलसेल क्या होता है, होलसेल में बल्क ऑफ गुड्स होते हैं, तो यहाँ पे जो एवरेज चेंजेस होते हैं प्राइसेस में उसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है किसको, होलसेल प्राइस इंडेक्स को, और इसमें क्या होता है, बल्क ऑफ गुड्स होते हैं। ठीक है, और अदर कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, पीपीआई, जिसका फुल फॉर्म है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। आगे है जीडीपी एंड वेलफेयर। देखो जीडीपी एंड वेलफेयर, भाई वेलफेयर कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी कैसे होता है, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस और एक्सटर्नैलिटीज़। ठीक है, तो देखो सब में हमने एक ही चीज़ मैंने देखा, वो ये था कि जो हमारी जीडीपी होती है, लाइक हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम प्रोड्यूस करते हैं, एक हमारा ऑयल का था और एक जो हम घर में काम करते हैं, वो सारी चीज़ें ऐड होती हैं क्या। देखो जैसे कि हम घर में काम करते हैं, जो भी चीज़ हम घर में करते हैं वो हमारे जीडीपी, हमारी इकोनॉमी में ऐड होती है। जो हमारी मम्मी काम करती है, इतना कपड़े धोती है वगैरह वगैरह, वो सब हमारी जीडीपी में ऐड होती है, नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो एक बाहर जो काम कर रहा है, मतलब वो पैसे ले रहा है, ठीक है, जहाँ पे पैसे की बात होती है, मैंने पहले ही बताई, जहाँ पे मनी की बात होती है वो किस में ऐड होता है, वो जीडीपी में ऐड होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नलिटीज़। फिर उसके बाद हमारा ये एक एग्जांपल दिया हुआ था कि जैसे देखो एक इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या होता है, ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ से जो भी चीज़ें जो भी होती है, मतलब जो चीज़ें इन्वायरमेंट को हार्म करती हैं, ठीक है, तो कभी कभी यूजफुल भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हार्मफुल चीज़ों की बात करते हैं। तो हमारे जैसे कि हमें पता है कि जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो स्पेशली जहाँ पे मतलब नदी वगैरह जहाँ पे होता है वहाँ पे लगाई जाती है, ताकि जो भी इनके कूड़े कचरे जो भी निकलते हैं वो नदी में बहा दिए जाए। तो आपको ये चीज़ पता होगा कि उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचता है किसको, जो भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं उनको। तो अब जो भी मछली, ठीक है, मछली का एग्जाम्पल दिया हुआ, मैं भी वही ले लेती हूँ। तो मछली जो हमारा गया पानी में ही रहता है मछली, तो जो भी वेस्टेज यहाँ से निकल के गए पानी में, तो क्या हुआ, मछली मर गई, हार्मफुल थे वो वेस्टेज। तो अब प्रॉब्लम किसको आएगी, फिशरमैन को आएगी प्रॉब्लम। तो अब क्या हो गई, ये जो मछली मरे, जो नुकसान हुआ वो ऐड हुआ क्या जीडीपी में, वो ऐड नहीं होगा। तो ये था एक्सटर्नलिटीज। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो कि अब खत्म हो चुका है, एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।